प्रकार से इनको बनाते हैं। तो देखिए जैसा कि आप सब लोग पढ़ते आए हैं, इसकी एक आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी एक डेफिनेशन होती है, जैसे कि आमतौर पर हर टेंस की मैंने आपको एक डेफिनेशन डिफाइन की है, तो इसकी भी एक डेफिनेशन जिसका इसको पढ़ते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखिए जो कंटिन्यूअस टेंस था, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था, सिमिलर उसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है। बस डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास टाइम दिया गया होता है कि जो हमें डिनोट करता है कि कौन सा टेंस बनता है, एक टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, जिसके कारण हम इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए कैसे, जैसे कि हम बातें करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो आप पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, वो कहते हैं हम रूल, क्या बोल सकते हैं इसको, रूल, मेथड, फॉर्मूला, जो भी आप बोले। तो दोस्तों उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब जो टेंस की होती है, तो इसमें हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब कितनी क्या है, विल, शैल, हैव और बीन। क्या है इसमें, विल, शैल, विल या शैल में तो कोई भी एक, जो आपको मैंने बताया था आई एंड वी के साथ, किसके साथ, आई एंड वी के साथ यूज किया जाता है शैल, एंड जो भी अदर जो भी सब्जेक्ट बचता है, अदर के साथ यूज किया जाता है विल। तो इस प्रकार से आप विल और शैल को देख सकते हैं। उसके बाद हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को अप्लाई करना है, एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको लिखना है सिंस या फॉर। जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जब टेंस बताया था, तब आपके लिए बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस है, उसमें हमने आपको सिंस और फॉर की जो पूरी डिटेल थी वो बताई थी, सिंस कब लगाना है एंड फॉर कब लगाना है। जिस किसी को भी ये समझ में आए तो वो आप पहले उस वीडियो को देखें, तब आप इसको देखें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये सिंस कब लगना है और फॉर कब लगना है। उसके बाद जो हमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है उसको लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं उसको, एक ट्रांसलेट करके देखते हैं एग्जांपल, कि वह 4 महीनों से इस कमरे में रह रहा होगा। यानी कि देखिए अगर मैं इस 4 महीने को हटा देता हूं तो वह इस कमरे में रह रहा होगा। तो देखिए ये कौन सा टेंस बन जाता है, ये बन जाता है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन अब हम जब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बातें कर रहे हैं तो उसमें उसका टाइम भी होना चाहिए। तो टाइम कितना है हमारे पास, 4 महीने। तो इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट कौन है इसमें। सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है वो क्या है दोस्तों, वह 4 महीने से इस कमरे में रह रहा होगा। तो रहने वाला कौन है, वह। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, वह। तो वह की क्या होती है, ही। तो ही, फिर विल या शैल क्या है, इनके साथ के अप्लाई करना है, ही के साथ अप्लाई करना है विल को। तो ही विल हैव बीन। क्लियर यहां तक सभी को। ही विल हैव बीन, यानी कि अब हमें यूज करना अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को अप्लाई करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिव मींस होता है रहना, उसके बाद उसके साथ क्या लिखना है, तो लिविंग। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस रूम। ऑब्जेक्ट को लिखना है इन दिस रूम। कब से, 4 महीनों से। कब से, 4 महीनों से। तो मैं आपको एक जो हिंट दे देता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सेंस, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि टाइम का ड्यूरेशन यानी कि बीच का अंतराल। तो 4 महीने का अंतराल ही है, यानी गिनती के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर। तो गिनती क्या है, 4 क्या है, काउंटिंग है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, फॉर। क्या लिखना चाहिए, से के अर्थ में। यहाँ पर किसके अर्थ में, से के अर्थ में क्या यूज करना चाहिए हमें, फॉर को अप्लाई करना चाहिए। चलिए अच्छा, 4 महीनों की होती है 4 मंथ, 4 मंथ्स। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए और देखते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक और टेंस लिखा है, जिसमें जो आपके लिए एग्जांपल है कि तुम 10 दिनों से इस विषय पर सोच रहे होंगे। यानी कि कोई एक ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है जिसके बारे में आपको टाइम दिया गया है कि आप इस 10 दिनों तक इस बारे में सोच के 10 दिनों बाद बताना है। यानी सोच रहे होंगे, 10 दिनों तक इस बारे में सोच रहे होंगे। तो किस प्रकार से यूज करना चाहिए हमें, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हु, यानी हु नहीं, यानी कौन है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यू। कौन है हमारा सब्जेक्ट, यू के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना चाहिए, विल या शैल। तो हमें हमारा जो नियम वो कहता है विल को।
लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलते हैं तो शेल बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया, बिल्कुल छोड़ दिया गया कि शेल को यूज करना चाहिए। आजकल किताबों में ऐसे करके आई आए तब भी ऐसे आ जाता है, एंड यू आए तो भी एस करके लिख देते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म आप इसको इस वजह से लिखते हैं कि आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकें। बिल है तो बिल के अकॉर्डिंग, सेल है तो सेल के अकॉर्डिंग, लेकिन सेल को बिल्कुल कोई पढ़ता भी नहीं है, सीधे क्या पढ़ा जाता है, विल। तो आप इसको विल पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यू विल तुम 10 दिनों से इस विषय पर सोच रहे होंगे, तो यू विल हैव बीन thinking या remembering, you will have been thinking at this topic या सब्जेक्ट कितने दिनों से, 10 दिनों से। 10 दिन क्या है, काउंटिंग है हमारी, 10 दिन क्या है, काउंटिंग है, गिनती है। तो क्या यूज करना चाहिए से के लिए, मुझे यूज करना चाहिए फॉर 10 डेज। तो आप इस प्रकार से सिंस ऑफ फॉर को अप्लाई करके आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। तो एवरीवन, आई थिंक सभी के समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करना है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छे। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो ये क्या है, उनका रिवीजन, और ये क्या है कि कुछ आपको लगे कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कभी भी देखा ही नहीं है कि टेंस किसे कहते हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि टेंस पढ़ने को भी मिलेगा, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है कि यहाँ पर आपसे ना तो कोई कॉस्ट ली जा रही, ना कोई फीस ली जा रही कि आप इसको पढ़े। तो पढ़ना है तो आपको फीस देनी पड़ेगी, कुछ नहीं, सीधा आपको पढ़ना ही है। ठीक, तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, उनको किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बताना यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं वो बोलूं क्योंकि जो हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो 2 नहीं, वो पूरी कितनी है, 3 है हमारे पास। कितनी है? 3। वो कैसे, मैं भी आपको बताने वाला हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस verb first form and adding ing, then object since या for plus time। क्लियर? देखिए कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला, मैं 10 घंटे से यह मूवी नहीं देख रहा हूंगा। मैं 10 घंटे से यह मूवी नहीं देख रहा हूंगा। तो देखिए, नॉट आ रही है। देखिए नेगेटिव क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमारी जो डेफिनेशंस थी, कौन सी थी, फ्यूचर कंटीन्यूअस था, एंड और हाँ पास्ट परफेक्ट था, जो हैज, हैव, हैड बीन और हैज बीन, हैव बीन, ये बताए थे ना। तो उसमें तो 2 थे, लेकिन यहाँ पर कितने हमारे पास, पूरे 3 है। एक तो विल एंड हैव और बीन, पूरे 3 है। जब हम इन ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जब हमारे पास एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती है दोस्तों, तो उसमें जो नेगेटिव का जो फॉर्मेशन है, तब ऐड करने के लिए क्या करना होता है कि जो हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी फर्स्ट का मतलब है जो आगे जो लिखा होता है उसको आगे लेते हैं, उसके बाद नोट को एडजस्ट करते हैं, देन जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स बच रही हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी बचती हैं उनको लिख दिया जाता है। ठीक, तो देखिए कैसे लिखना है, यहां देखते हैं। तो आई, अब मैं बोलूं आई शेल, लेकिन हम बोलते हैं आज जो मॉडर्न इंग्लिश में उसमें इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो आप इसको आई विल पढ़ लीजिए या फिर आई शेल पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई शेल, फिर नॉट, आई शेल नॉट हैव बीन, आई शेल नॉट हैव बीन
वॉचिंग दिस मूवी फॉर 10 hours. I shall not have been watching this movie for 10 hours. यानी मैं 10 घंटों से इस मूवी को नहीं देख रहा होऊंगा। तो ये आप इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा, किसी भी सेंटेंस के अंदर जिसमें हमारे पास दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब, यानी कहने का मतलब क्या, एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब, ये तो क्या थी, तीन थी। अगर मान लीजिए ऐसे करके आता है विल हैव, विल बी एबल टू, आपने सुना हो। अब इसमें जब कितनी है, चार है, फॉर्मेशन चार का बनना है। देखिए 1 2 3 4। तो इसमें जब हम नेगेटिव सेंटेंस को ऐड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नॉट को यहाँ पर फर्स्ट को आगे शिफ्ट करते हैं, विल को आगे शिफ्ट किया एंड नॉट अप्लाई किया, देन वी एबल टू। तो इस प्रकार से हम जब भी हमारे पास कोई एक से ज्यादा होती है तो इस प्रकार से उसको शिफ्ट अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आई अब सभी के पास समझ में आ रही होगी कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें नॉट को कैसे अरेंज करना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो देखिए थोड़ा ने ध्यान दीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो फर्स्ट रूल, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 3 रूल बताता हूं इसके अंदर। तो पहला रूल क्या होता है, पहला रूल होता है जब हमारा जो WH वर्ड, कौन सा, यानी कौन सा नहीं क्या, कौन सा वर्ड, क्या वर्ड, यानी क्या शब्द किसी भी टेंस को स्टार्ट देता है या किसी भी सेंटेंस को शुरू करता है, आरंभ करता है, तब क्या होता है, तब हमारा जो रूल होगा, जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस को बनाने का, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट एंड, अगर यहां पर नेगेटिव हो जाए तो, अगर यहां पर नेगेटिव हो जाता है दोस्तों, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप अपनी नॉट को अप्लाई कीजिए, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब्स लिखिए, आपका सेंटेंस क्लियर है। ठीक, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट आता है तो यहां पर ऐड कीजिए, नहीं तो अपनी जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारी क्या है, हैव बीन, विल या शैल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एड आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड जो दिया हुआ हो और इंट्रोगेटिव इंटरोगेशन मार्क। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या सुनिधि इस विद्यालय में 10 वर्षों से पढ़ रही है, रही होगी। ठीक, क्या सुनिधि इस विद्यालय में 10 वर्षों से पढ़ रही होगी। तो आप इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या वर्ड जब स्टार्ट दे रहा है तो सीधी सीधी सी बात है हमारी कि कोई भी क्या वर्ड जब किसी टेंस को स्टार्ट देता है तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर एक है तो उसको आगे लीजिए, अगर 2 3 है तो उसके एक को आगे ले लीजिए। तो एक हम आगे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आगे विल आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा दोस्तों, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सुनिधि। ठीक, विल सुनिधि have been, will Sunidhi have been, will Sunidhi have been reading in this school for, अगर आप रीडिंग ना लिखकर अगर यहाँ स्टडिंग लिख देते तो वो और बेहतर है, क्योंकि 10 वर्षों तो रीडिंग होती है कंटिन्यूअसली जो हम किसी चीज को रीड करते हैं, लेकिन स्टडिंग होती है अध्ययन करना है, ड्यूरेशन में करते हैं तब। तो आप अगर स्टडी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years, फॉर 10 years, यानी कि वह, यानी कौन, सुनिधि इस विद्यालय में 10 वर्षों से क्या कर रही है, पढ़ रही होगी। तो आप इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, सभी के समझ में आ रहा है ना। तो चलिए बहुत अच्छे, आप आगे देखते हैं नेगेटिव, यानी इसका सेकंड रूल। जो सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, सेकंड रूल बोलता है
जब कोई भी WH वर्ड किसी सेंटेंस के मिडिल इन द हार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि मिडिल में आता है, हार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब बीचों बीच, कहां पर, यानी बीच में आता है, बीचों बीच तो नहीं, कहीं भी आ सकता है आगे पीछे, लेकिन आगे पीछे का मतलब ये कि ना तो यहां आएगा और ना यहां आएगा, बीच में, इधर इधर आएगा, इधर के बीच में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड रूल। देखिए दोस्तों, इसका सेकंड रूल क्या कहता है, हमारा सेकंड रूल बोलता है जब WH वर्ड बीच में आता है तो स्ट्रक्चर बन जाता है इसका, जो भी WH वर्ड बीच में आया सबसे पहले हमें उसको लिखना होता है, एंड अपनी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट उसको लिखना होता है, देन सब्जेक्ट एंड हैव प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड एड ing, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन जो भी दिया हुआ हो आपको वो बनाना है। जैसे कि मैंने आपसे बोला उसके पिताजी 5 घंटे से इस अखबार को क्यों देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसके पिताजी 5 घंटे से इस अखबार को क्यों देख रहे होंगे, तो आइए देखते हैं दोस्तों, उसके पिताजी तो क्या है, अब देखिए WH वर्ड कौन सा यूज हो रहा है हमारा, वाई, कौन सा यूज हो रहा है, वाई, क्योंकि क्या होती है वाई होती है, तो सबसे पहले मुझे उसको लिखना है, तो जो मेरा रूल बोल रहा है सबसे पहले क्या लिखना है, जो भी WH वर्ड आपके लिए दिया गया है गिवन तो उसको पहले लिखिए, तो वाई लिख लिया मैंने, चलिए बहुत अच्छे। अब मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है मेरा उसके अकॉर्डिंग काम करने जा रहा हूं, तो उसके बाद मेरा जो स्ट्रक्चर बोल रहा है वो बोल रहा है बिलिया सेल लिखना है, तो बिलिया सेल में से क्या आना चाहिए दोस्तों, तो आना चाहिए मेरा विल, तो वाई विल उसके पिताजी, यानी कि अब ना तो मुझे ये पता कि लड़की के पिताजी, ना मुझे ये पता कि लड़का के पिताजी, तो आप इस जगह पर इस सिचुएशन में या तो हिज फादर लिख दे तो भी सही, और आप इस सिचुएशन में हर फादर लिख दे तो भी सही, क्लियर। तो जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं यहाँ पर, हिज फादर, यानी हिज फादर लिख दिया है, कोई मतलब माइंड मत करना, तो हर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाई विल हिज फादर हैव बीन, ठीक है, मैं अपने जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पहुंच चुका हूं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड आई एड ing करना है, तो देख रहे हैं तो वॉचिंग कर सकते हैं, देख रहे हैं का मतलब क्या होता है, पढ़ रहे हैं, तो आप स्टडिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, जो भी लिखने से, तो मैं वॉचिंग लिख देता हूं इधर, ठीक। तो व्हाई विल हिज फादर हैव बीन वॉचिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इस अखबार को, तो वॉचिंग दिस न्यूज़पेपर, ठीक, वॉचिंग दिस न्यूज़पेपर कब से, सिंस या फॉर से के अर्थ में क्या है, 5 घंटे से, तो से के अर्थ में क्या आना चाहिए, 5 घंटे, हमारा क्या है टाइम, क्या ड्यूरेशन है यानी काउंटिंग है, तो हमारे लिए यहाँ चाहिए 4 5 आवर्स, आप क्या तो ये भी लिख सकते हैं 5 आवर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो वर्ड हमारे बीच में आते हैं, कहां आते हैं, बीच में आते हैं, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से, क्लियर हुआ सभी को दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, जो इसका थर्ड रूल होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अभी बात करते हैं थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल क्या बोलता है हमारा, कि जब हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज, इन चारों में से कोई भी आ जाता है तब, तो हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज प्लस रिलेटिव नाउन प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडिंग आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट अगर बचता है तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना के बराबर सिंस या फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन एंड इंटरोगेशन मार्क। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने आपसे बोला रोहन 4 दिनों से इस कमरे में कौन सा पत्र लिख रहा होगा। ठीक है, रोहन 4 दिनों से इस कमरे में कौन सा पत्र लिख रहा होगा। कुछ नहीं, पता नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। तो कौन सी क्या होती है, कौन सी होती है हमारी विच। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले विच, जो मेरा स्ट्रक्चर बोला उसके अकॉर्डिंग काम करने वाले हम। तो सबसे पहले विच, चारों में से कोई एक आना एक बार में, ठीक है, लिख गया, बहुत अच्छे। उसके बाद रिलेटिव नाउन, जो रिलेटिव नाउन क्या है, पत्र क्या होती है, विच लेटर। ठीक है, विच लेटर, फिर यह विल या शेल, तो क्या आना चाहिए रोहन के अकॉर्डिंग विल, विच लेटर विल रोहन, सब्जेक्ट हो गया हमारा। चलिए बहुत अच्छी, विच लेटर विल रोहन हैव बीन। ठीक है, अगर यहां पर भी नहीं आ जाए आपके लिए तो क्या होगा, विल रोहन नॉट हैव बीन, विल रोहन नॉट हैव बीन। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव भी ऐड कर सकते हैं। अब तो देखिए दोस्तों, आप बात करते हैं हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड आईएनजी करने, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में राइटिंग। ठीक, तो राइटिंग इन दिस रूम, राइटिंग इन दिस रूम, कब से, 4 दिनों से, कब से 4 दिनों से। तो सिंस या फॉर क्या यूज चाहिए दोस्तों, फॉर कब से, 4 दिनों से, तो फोर डेज। क्लियर। तो आप इस प्रकार से ऐसे टेंसेस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था उससे रिलेटेड जो बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूं। आप कैसे टेंस, अगर आपको किस प्रकार से इस प्रकार से टेंस मिलते हैं तो आप इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए जिनका बेनिफिट क्या है, मैंने आपको अपनी जो लास्ट वीडियोस थी उनमें बताया था। पहले तो हम इनका स्ट्रक्चर सीखते हैं, उसके बाद इनकी जो रिलेटेड बातें होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो हमारे मॉडर्न इंग्लिश में स्पीकिंग टाइम में यूजुअली यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है नॉर्मली ऐसे यूज किया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये यहीं पर खत्म होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका प्रयोग कहां होता है। जैसे मान लीजिए मम्मी आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में आए तो उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड बातें होती है। जब आपको एक स्टोरी मिली होती है एक टेंस में, मतलब एक पेपर में 4 नंबर पे 6 नंबर, जो भी आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो बोर्ड दे आपको उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ स्टोरी मिला है कि आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तब हमें इन चीजों की आवश्यकता होती है। तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है कि हमें कौन सा टेंस है, किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है और किस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करना है हमें। तो इन चीजों का पता होना भी बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो आई होप सभी के समझ में आई होंगी मेरी वीडियोस, सभी को अच्छी भी लगी होंगी। जो भी है आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा जरूर बताएं। तो और जो भी है इससे रिलेटेड बातें मैं आप सभी को बता चुका हूँ। टेंस की सीरीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर किसी को डाउट हो टेंस से रिलेटेड तो आप हमसे बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।